सियासत जारी है। जेडीयू ने अपने ही राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति पर जोरदार हमला बोला है। जेडीयू ने हरिवंश पर जमीर बेचने का आरोप लगाया है। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम में शामिल होकर हरिवंश ने अपनी लेखनी और जमीर को बेचा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं थे वहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। नीरज कुमार ने कहा है कि हरिवंश ने पत्रकारिता को भी कलंकित किया है। पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी। जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया है कि आज ये तय हो गया है कि हरिवंश किसके संपर्क में है। तो बिल्कुल जिस तरीके से अब हरिवंश पर सियासत बिहार की गरमाई हुई नजर आती है, जेडीयू खुद ये कह रही है कि हरिवंश जो है उन्होंने अपनी जमीर को बेच दिया। पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, इसे लेकर इंतजार करना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर जिस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं थे, वहां पर हरिवंश पहुंच जाते हैं और ऐसे में इससे जाहिर हो गया कि वो आखिर क्या कर रहे थे, किसके साथ थे। हरिवंश ने लेखनी और जमीर को बेच दिया है और ये आरोप जो है, जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज कुमार, उनकी तरफ से कहा गया है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने बात की है नीरज कुमार से, क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा एक बार सुनिए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत बिहार में हो रही है। जदयू समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद और उपसभापति हरिवंश नारायण इसमें शामिल होते हैं, उनका भाषण भी होता है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, आपके पार्टी के सांसद हैं, वो उसमें शामिल होते हैं और आप लोग यहाँ धरना पर बैठते हैं। हमारी जो आशंका थी पार्टी की, वह बिल्कुल सही साबित हुआ। यह हमारे पुरखे का पार्लियामेंट और मोदी पार्लियामेंट यह तस्वीर ही बयां कर रहा है कि कलंक का इतिहास का लिखा गया। और हमारे दल के जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के, पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। आपकी लेखनी का क्या हो गया सिताब दियारा की उस भूमि से कि जब लोकतंत्र करा रहा था, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा था, आपके सभापति नहीं थे, उनका सार्वजनिक अपमान किया गया उपराष्ट्रपति का, और आप वहां पर अपना स्थान लेकर करके आपने ये तय कर दिया कि पद के लिए जमीर को भी बेचा जा सकता है। क्या उन पर कार्रवाई पार्टी करेगी? ये पार्टी के नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमारी यह समझ है कि आज पत्रकारिता जगत भी कलंकित हुआ है। तो क्या पार्टी के वो राज्यसभा के सांसद हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जब आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनका जाना कितना उचित आपको? नहीं, हमारी अपेक्षा थी कि ऐसे कार्यक्रम में नहीं भाग लेना चाहिए। कार्रवाई कब तक होगी? अब ये तो पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। मेरे अधिकार क्षेत्र में है आपत्ति व्यक्त करना, मैंने कर दिया। आपको लगता है कि बीजेपी से संपर्क में है वो? ये तो भाई उससे भी किसके संपर्क में ही तो सार्वजनिक है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपकी लेखनी से लोग अनुप्राणित होते थे, लेकिन आज ने आपने लेखनी का सौदा कर लिया। ये तो चिंता नहीं, चिंतन का भी विषय है। तो बिल्कुल हरिवंश नारायण पर जदयू का बड़ा हमला है और खास तौर पर अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे अब पार्टी क्या कार्रवाई करती है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो जेडीयू जो है उपसभापति हरिवंश पर अब हमला कर रही है, कह रही है कि उन्होंने अपनी लेखनी को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया, और अब वो किसके साथ है नहीं है, और ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है ये पार्टी नेतृत्व की तरफ से तय किया जाएगा। आइए आपको अब सुनाते हैं कल हरिवंश ने नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान आखिर क्या कुछ कहा था। यह भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अनेक संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। बदलते समय के साथ माननीय सदस्यगण अपने संसदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं नई तकनीक से युक्त एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। तो राज्यसभा के उपसभापति के बचाव में बीजेपी जरूर उतर आई है, जबकि कांग्रेस ने भी हरिवंश पर निशाना साधा है। वहीं आरजेडी इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बता रही है। हरिवंश जी पढ़े लिखे और विद्वान आदमी हैं। वो भारत की और लोकतंत्र की परंपराओं को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्या करना है। वो उपसभापति हैं। जदयू के सांसद होना ही व्यक्ति की
पहचान नहीं होती है। पहचान होती है व्यक्ति की कार्यों से। और हरिवंश जी उपसभापति के रूप में कल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के संदेशों को पढ़ना और उस कार्यक्रम में भाग लेना इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र में उनकी पूर्ण आस्था है। हरिवंश जी में जमीर था कभी नहीं रहा। उनके पत्रकारिता के दौर को याद कीजिए, जमीर वाले आदमी कब रहे हरिवंश जी। माननीय नीतीश कुमार जी का वो चयन ही गलत था, पता नहीं कैसे उन्होंने उनका चयन किया। आज निश्चित तौर पर उनको अपने चयन पर अफसोस हो रहा। राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश जी कल संसद भवन के उद्घाटन समारोह में थे। अब ये जेडीयू के माननीय सांसद हैं, जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। तो नई संसद की तुलना ताबूत से करने के आरजेडी के ट्वीट पर बिहार में सियासत इस वक्त गर्म है। बीजेपी ने इसे देश का अपमान बताया, वहीं कांग्रेस और जेडीयू ने आरजेडी का बचाव किया है। लगता है कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न डिजाइन और वेस्टर्न वास्तुविद इंडिकेट होता है, वो दिखता है, परिलक्षित होता है नए संसद भवन को देखने के बाद। तो मैं भी राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट का वही दृष्टिकोण होगा, लेकिन ये वही स्पष्ट कर पाएंगे कि उनकी नजरिया क्या है ट्वीट को लेकर। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए और उस व्यवस्था को मृत प्राय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाना चाह रही है। संसद की तुलना विपक्षी दल किसी चीज से किया, वो मायने नहीं है। मायने है कि भारत के राष्ट्रपति का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, संसद भवन के उद्घाटन में दलितों के अपमान हुआ कि नहीं हुआ। इसके सर्वोच्च व्यक्ति का अपमान संसद भवन के उद्घाटन में क्यों किया गया? संसद पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, लोकतंत्र का मंदिर है, और संसद को ताबूत से तुलना करना ये संसद का तो अपमान है ही, लोकतंत्र का अपमान और पूरे देश का अपमान है। इसके लिए कभी देश माफ नहीं करेगा। और अब बात बिहार में बीजेपी के मिशन 2024 की, जिसकी शुरुआत आज बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की सफलता की कहानी को लोगों तक बताएगी और इस दौरान बीजेपी प्रधानमंत्री के 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज पटना में हैं और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पार्टी ने बिहार में 70,000 बूथ पर पहुंचने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए सांसद और विधायक 6 दिन हर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। सांसद, विधायक जनसंपर्क समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सांसद हैं माननीय पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू जी और पूरे पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना है। एक संवाद के माध्यम से पार्टी के 9 साल के काम किए हुए उस पर चर्चा आपके माध्यम से करना है। पीपीटी के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से, आदरणीय माननीय मंत्री जी इसको विस्तार से आपको देंगे, लेकिन मैं विशेष तौर पर आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का इस मगध की धरती, बिहार की धरती, पाटलिपुत्रा की धरती पर विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए और इस बिहार के लिए जिन चीजों को करने का काम किया, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। 75 वर्ष हो गए साथी, किसी ने शौचालय की कल्पना नहीं की थी, किसी ने पानी की कल्पना नहीं की, किसी ने घर बनाने की कल्पना को उंगली जमा नहीं पहनाया। इसलिए मैंने कहा कि जितने प्रधानमंत्री आवास योजना
75 वर्षों में बने साथियों। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ से अधिक लोगों को, अधिक महिलाओं को लाखपति बनाने का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप समझ रहे हैं कि जिस बिहार में 4 पुल हुआ करता था गंगा पे, आज वहां 11 पुल पर काम चल रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जहां आज 9 सालों की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने खुशी जाहिर की और कहा कि गैर बीजेपी दलों ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि सभी दलों की एकजुटता से ही केंद्र से बीजेपी की सरकार जानी तय है। सभी दल एकजुट हो गए तो फिर भाजपा वापस सत्ता में नहीं आ सकती है। यह लगभग सब लोग अब आश्वस्त हो चुके हैं। अब इसमें जो भी विपक्षी दल है उनको बैठकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपस में सभी चीजों के बारे में रायशुमारी करके एक निर्णय हो जाएगा। तो 12 जून को होने वाली विपक्ष के 18 दलों की बैठक पर बीजेपी ने सवाल उठाया, जबकि महागठबंधन के घटक दलों का कहना है कि विपक्ष एकजुट है। बदलता हिंदुस्तान, ये पुरखों का हिंदुस्तान और ये वर्तमान हिंदुस्तान जो मोदी का हिंदुस्तान है, यह निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती के रूप में है। तो विपक्षी एकता की बैठक स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी वॉइस ऑफ अपोजिशन है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बैठक आहूत की गई है और यह बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना होगा। असल में जो लोग नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं वही नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हैं। नीतीश कुमार जी कोई भी काम करते हैं वो बेजाब्ता ठोक बजा के करते हैं और बेजाब्ता बातचीत करके उसको पूरा, जैसे जो लोग बहुत नज़दीक से नीतीश कुमार को जानते हैं उनको पता है कि हाउ फर्म ही इज़ ऑन हिज डिसीजंस, कितने अपने निर्णयों पर कितना फर्म रहते हैं। और हम समझते हैं विपक्षी एकता के लिए जो एफर्ट नीतीश जी ने किया है वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 2024 में पीएम मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि भले ही 12 तारीख को महागठबंधन की बैठक रखी गई है, लेकिन विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं होगा। विपक्ष एकजुट नहीं है और विपक्ष एकजुट कभी होगा भी नहीं, ये अब जान लीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान अपना देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ रीजनल पार्टी की संख्या अधिक है। आप देखे होइएगा कि जैसे ममता बनर्जी हैं तो ममता बनर्जी को कांग्रेस और सीपीएम से लड़ाई होती है, चुनावी लड़ाई। केजरीवाल साहब हैं तो उनको कांग्रेस से होता है। यही लोग विपक्ष को जमा करता है, वहाँ से 2-4 गो पार्टी के लोग भाग जाते हैं। जैसे कल संसद भवन का उद्घाटन था तो उनके ग्रुप से भी काफ़ी लोग संसद भवन के उद्घाटन में की सराहना भी किए, समर्थन भी दिए। इसलिए विपक्ष बिहार में और खासकर देश में कभी भी एकजुट नहीं होगा।
आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ क्या रणनीति होनी चाहिए, ये इस बैठक में तय किया जाता हुआ उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। बैठक की अगुवाई आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कर रहे हैं और इस बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरजेडी दफ्तर की तस्वीर, जहां पे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद हैं और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी रणनीतियाँ बनेंगी उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होगी। और इस बैठक में आप इस वक्त तस्वीर देख सकते हैं, तमाम महागठबंधन के घटक दल इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में कई रणनीतियों पर चर्चा होगी। खबर यह भी है कि बहुत जल्द महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता में एकजुटता दिखे, इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये बैठक की तस्वीर साफ है कि बैठक में महागठबंधन की तरफ से एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो भी हो, इस बैठक के बाद इस बैठक कई तरह के फैसले लेने की भी पूरी संभावना है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आरजेडी दफ्तर के अंदर की, जहां पे मामलों पर फैसला हुआ है कि तरीके से शुरू हो चुकी है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, डीडी नेटवर्क, पटना। तो वहीं बैठक में हिस्सा लेने जा रहे महागठबंधन के नेताओं ने बताया कि आखिरकार इस महत्वपूर्ण बैठक का मकसद क्या है। करेंगे उसके बाद हम लोग उसके बाद जो है ब्रीफ कर देंगे मीडिया के साथियों के साथ। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी की? बिल्कुल, जो आगे जो हम लोग का जो है, जो महागठबंधन का बैठक हो रही है, हर विषय को हम लोग उसको टच करेंगे, हर बातों को उसके बाद हम आप लोग की बारे में ब्रीफ कर देंगे, अस्थिर से ब्रीफ कर देंगे। एका का प्रयास निरंतर जारी है, मजबूत एका देश के सामने है। तो महागठबंधन की बिहार की सभी दल जो सत्ता